आप सभी विद्वजों, गुरुजनों और मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कंप्यूटर के इस छोटे से बक्से के माध्यम से इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा हिंदी भाषा से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, मेरा आज का विषय ही है सूचना प्रौद्योगिकी, देवनागरी लिपि और हिंदी का सामर्थ्य। मानव सभ्यता के आदिकाल से लेकर आज तक हुए विकास तथा जीवन स्तर में सूचना सदैव ही एक महत्वपूर्ण घटक रही है। सूचना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान एवं उसे संग्रहित करता है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एक विशाल शक्ति के रूप में हमारे सामने उभर कर आई। आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका है। इसके तीव्र विकास के कारण समूचे विश्व में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सूचना प्रौद्योगिकी है क्या? दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय कंप्यूटर, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतर वस्तु प्रौद्योगिकी का समन्वित रूप से है। इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है और फिर उनको प्रयोग में लाया जाता है। इसके व्यापक क्षेत्र में सूचना उत्पादन, विश्लेषण, भंडारण, संचरण आदि कई प्रकार होते हैं, जिनमें सूक्ष्म संसाधन, माइक्रो प्रोसेस, डेटा भंडारण युक्तियां यानी कि डेटा स्टोरेज डिवाइसेस और डेटा संचरण तत्वों यानी कि डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात यह आती है कि आखिर सूचना प्रौद्योगिकी को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? तो सूचना प्रौद्योगिकी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है लिपि और भाषा। अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हुआ करती है। भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने की ध्वनि है और उनका लिखित रूप जो माध्यम देता है वह है लिपि। लिपि भाषा का मूर्त रूप होती है। एक प्रकार से यह एक दृश्य भाषा ही है। भाषा
उच्चरित और मौखिक है, तो लिपि अंकित व दृश्य है। इस धरती पर भला ऐसा कौन सा मानव होगा जिसे विभिन्न अक्षरिक विन्यासों से उपजी ध्वनियां मुग्ध न करती हो। खास तौर पर तब जब हम भाषा को पठन से हटकर पहल लिखित रूप में अपने अनुभव में लाते हैं। लिपि बिना भाषा का विकास हो ही नहीं सकता। अ, आ, ई, ई जैसे लिपि चिन्ह जब अपनी ध्वनियों को लेकर हमारे सामने आने लगते हैं, तब हमारा एक नई दुनिया से साक्षात्कार होता है और हमारी दुनिया नए नए अर्थों का संवहन करती हुई फैलती चली जाती है। प्राचीन काल से ही लिपि के माध्यम से अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ियों तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। इसलिए भाषा के संदर्भ में लिपि की आवश्यकता निर्विवाद है। पहले भारत में एक ही लिपि चलती थी और वह थी ब्राह्मी लिपि। बाद में नागरी लिपि आई। वैसे तो देवनागरी लिपि का अतीत बहुत ही पुराना है, पर स्वाधीनता आंदोलन के उपकरणों में देवनागरी लिपि को स्थान देकर हमारे राष्ट्र नायकों ने इसके महत्व को रेखांकित किया है। जैसे हिंदी एक स्नेह तंतु है जो संपूर्ण भारतवर्ष को बांध सकती है, वैसे ही और उतने ही महत्व का दूसरा स्नेह तंतु है नागरी लिपि। आज अलग अलग भाषाओं को लोग अपनी अपनी लिपि में लिखते हैं। साथ ही नागरी में भी अगर लिखें तो कितना लाभ होगा। प्रत्येक भाषा की लिपि अच्छी व सुंदर है, उसका हम विरोध नहीं करते, परंतु उसके साथ ऐच्छिक तौर पर नागरी में भी अपनी भाषा लिखें तो भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं को सीखना आप खुद सोचिए कि कितना सुलभ, कितना आसान हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे जी ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा था, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत ज्यादा काम देगी देवनागरी। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत की सभी भाषाएं देवनागरी में भी लिखी जाएं। विनोबा जी ने भारत की उन बोलियों को देवनागरी लिपि अपनाने का अनुरोध किया था जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, क्योंकि रोमन या विदेशी लिपि ध्वन्यात्मक या वैज्ञानिक लिपि नहीं है जो भारतीय बोलियों की ध्वनियों को सही रूप में व्यक्त कर सके। विनोबा जी चाहते थे कि सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाए, सभी लिपियां चले, साथ साथ
नागरी का भी प्रयोग किया जाए। यहाँ हम सभी को इस बात पर खास गौर करना है कि वे नागरी ही नहीं, ध्यान रखिएगा, वे नागरी ही नहीं बल्कि नागरी भी चाहते थे। नागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता, संपन्नता, स्पष्टता, सुगमता के कारण अन्य प्रचलित लिपियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनुच्छेद 343(1) के द्वारा जहां हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है, वहां उसकी लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। कुछ लोग देवनागरी को हिंदी लिपि कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। मराठी, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली व नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। बाकी उत्तर भारत की सब भाषाएं थोड़े थोड़े फर्क के साथ नागरी में ही लिखी जाती हैं। इसलिए यह हिंदी लिपि है, यह कहना भ्रम ही है। हिंदी का देवनागरी से कोई ताल्लुक नहीं है। देवनागरी तो संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़ने वाली एक लिपि है। इसके 5 उद्देश्य इस प्रकार हैं। 5 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है दक्षिण की चारों भाषाएं नजदीक आए, नागरी से बहुत जल्दी उनकी एकता हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य सारा उत्तर भारत एक हो जाए। तीसरा है दक्षिण और उत्तर भारत एक हो जाए। चौथा, भारत और एशिया एक हो जाए। पांचवा और अंतिम उद्देश्य विनोबा भावे जी का, भारत और विश्व एक हो जाए। विनोबा जी ने कहा था, यह 5वां कार्यक्रम जब शुरू होगा, जहां विश्व की एकता लाने की बात होगी, वहां मैं नागरी प्लस रोमन ऐसा मान सकता हूं। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध सामाजिक विकास और जन कल्याण के उद्देश्य के साथ जुड़ा है। इसे सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत है जो जन भाषा और संपर्क भाषा हो, जिसे देश का आम आदमी समझ सके, जो पूरे देश में बोली भी जाती हो और समझी भी जा सके, साथ ही साथ जिसमें राष्ट्रीय एकता का भाव हो। और यह ताकत मात्र हिंदी भाषा में है, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखा है और अपनी बात को देवनागरी लिपि के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा रहा है। सभी लोगों को पता है कि हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि के पास जो क्षमता है, वह क्षमता विश्व के अन्य भाषाओं के पास नहीं है। आज हम सभी को यह
जानना और समझना होगा कि देवनागरी लिपि हमारी भाषाओं के लिए रोमन लिपि के मुकाबले अच्छी व उपयोगी है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका ध्वन्यात्मक स्वरूप, अर्थात जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। यह विशेषता विश्व की अन्य लिपियों जैसे रोमन तथा फारसी आदि में नहीं है। अगर राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में इसकी उपयोगिता को जाने तो उन्हीं के शब्दों में जैसा लिखो वैसा पढ़ो, कुछ भूल हो सकती नहीं है, अर्थ का न अनर्थ इसमें एक बार हुआ कहीं। इस भांति शुद्ध होकर शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है, क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है? नागरी लिपि के माध्यम से हम देशी विदेशी भाषाओं का लिप्यंतरण कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का किसी एक विशेष धर्म, जाति या देश से संबंध नहीं है। यह तकनीक विश्वव्यापी है, अर्थात विश्व का कोई भी व्यक्ति इस तकनीक का लाभ अपने संदर्भ में उठा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि आम जनता के दिलो दिमाग में यह मिथक समाया है कि कंप्यूटर अंग्रेजी में ही काम करता है, जबकि हकीकत यह है कि कंप्यूटर की भाषा में मात्र 2 अंक, ध्यान रखिए, मात्र 2 अंक 0 एवं 1 होते हैं। कंप्यूटर के कंपाइलर द्वारा सी, विजुअल बेसिक, जावा आदि भाषाओं के प्रोग्रामों को 0 एवं 1 की मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर मानव के बीच इनपुट आउटपुट इकाइयां संपर्क स्थापित करती है, अतः समुचित हार्डवेयर के उपयोग से कंप्यूटर को किसी भाषा में इनपुट लेने या आउटपुट देने में सक्षम बनाया जा सकता है। चूंकि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, यह वैश्विक स्तर पर अपना स्थान ग्रहण करती जा रही है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में विश्व की सक्षम लिपि के रूप में देवनागरी को उपयुक्त माना जा रहा है। आइजैक पिटमैन लिखते हैं, संसार में यदि कोई पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। जॉन क्राइस्ट तो यहां तक कहते हैं, मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला नागरी सबसे पूर्ण वर्णमाला है। अमेरिका, जापान, जर्मनी में इस पर महत्वपूर्ण शोध चल रहा है। नासा के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स की यह धारणा है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से आदर्श भाषा है।
इसका कारण कदाचित यही है कि यह अत्यंत सूत्रबद्ध भाषा है। इसमें विश्व की किसी भी भाषा एवं ध्वनि का लिप्यांकन किया जा सकता है। आज उदारीकरण तथा निजीकरण के इस दौर में हुई अद्भुत सूचना क्रांति ने समूचे विश्व को एक विश्व ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि इससे भी सूक्ष्मतम कंप्यूटर के एक छोटे से बक्से में लाकर परिसीमित कर दिया है। आज हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने घर में बैठे बैठे न केवल समूचे विश्व से संवाद कर सकते हैं, बल्कि विश्व स्तरीय नवीनतम घटनाओं, जानकारियों, अनुसंधानों आदि से भी देखकर रूबरू हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट के कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल आदि पर हर कोई ब्लॉग, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, लिंक्डइन, मैसेंजर आदि माध्यमों से परस्पर संपर्क में रह सकता है और संपर्क बनाए रखने के लिए लोग खूब हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अब एक नए बाजार की तलाश में हैं। इसका एकमात्र कारण है कि अंग्रेजी का बाजार ठहराव बिंदु के करीब पहुंच गया है। अब एकाएक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिंदी के बाजार में कूद पड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सारे देश में भारत के लोग फैल रहे हैं। इंटरनेट के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का एक विराट रूप सामने आया है। याहू, गूगल, MSN सब हिंदी में है। माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादन हिंदी में आ गए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, ओपेरा आदि इंटरनेट ब्राउज़र हिंदी को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि ब्लॉगर से लेकर वर्डप्रेस तक ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी हिंदी आ गई है। वेब दुनिया, रिडिफ, राजभाषा जैसे वेबसाइट हिंदी में विकसित हुए हैं। हिंदी भाषा में ईमेल की भी सुविधा है। भाषाई परस्पर आदान प्रदान के क्रम में भी तकनीकी विकास हुआ है। गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का अनुवाद आसानी से किया जा सकता है। आज हमारे पास लिपियों को बदलने का सॉफ्टवेयर गिरगिट उपलब्ध है। ध्यान रखें, जिस तरह से गिरगिट अपने सुविधा के अनुसार अपना रंग बदलता है, उसी तरह से आज हमारे पास लिपियों को बदलने का सॉफ्टवेयर गिरगिट उपलब्ध है।
सूचना क्रांति के माध्यम से हमें, चाहे वह मौसम हो, चाहे पर्यटन, चाहे शेयर बाजार, धर्म, शिक्षा अर्थात ई लर्निंग, स्वास्थ्य यानी कि ई हेल्थ, व्यापार अर्थात ई कॉमर्स, प्रशासन, सरकार अर्थात ई गवर्नेंस, विज्ञापन, साहित्य, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रूप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। इसके कारण व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के माध्यम से सूचना, मनोरंजन और संचार से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों में यह मजबूती से अपना पैर जमाए हुए है। मूलतः हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में अंग्रेजी को पीछे छोड़ने की क्षमता है। आज जब पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना महामारी फैली है, तब हमें सूचना प्रौद्योगिकी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत किया है। हम घर की चार दीवारी में कैद होकर भी सभी से जुड़े हैं। सब कुछ हम घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स ने पूरे विश्व को एक विशाल बाजार में परिवर्तित कर दिया है। इस बाजार में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। ई कॉमर्स की किसी भी वेबसाइट को खोलकर और उसे ऑर्डर देकर घर बैठे अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर खरीदारी करने का अत्यंत सुलभ माध्यम है क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट पर उपलब्ध इन सभी सुविधाओं में हिंदी का प्रयोग संभव है और बहुत बड़े वर्ग द्वारा यह प्रयोग किया भी जा रहा है। भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में हो रहे तीव्रगामी विकास के कारण आज जटिल से जटिल कंप्यूटर संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो सभी का प्रयोग जो है आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हो पा रहा है। भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में हो रहे तीव्रगामी विकास के कारण आज जटिल से जटिल कंप्यूटर संबंधी कार्यों में हमने देखा कि हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार इंटरनेट की विविध तकनीकी सुविधाएं हिंदी भाषा को वैश्विक संदर्भ में प्रचारित कर रही हैं। इस महामारी के दौर में पत्र पत्रिकाओं का घर आना बंद हो गया है। इस कमी को भी इंटरनेट ने दूर किया है। इंटरनेट पर हिंदी समाचार एवं हिंदी
पत्र पत्रिकाओं को देखा और पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेडियो और दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम को भी इंटरनेट वेबसाइटों पर देखा और सुना जा सकता है। यदि किसी कारणवश आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीधे प्रसारित हिंदी कार्यक्रम हम नहीं सुन या देख पाते हैं, तो अपनी अनुकूलता के अनुसार इन हिंदी कार्यक्रमों को इंटरनेट माध्यम पर सुन या देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेट हमारे लिए एक अल्लादीन का चिराग है, जो हमारी इच्छा अनुसार उचित समय पर किसी भी रूप में इच्छित जानकारी प्रदान कर सकता है। ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई संस्थाओं के कार्यक्रम भी इस माध्यम पर उपलब्ध रहते हैं। जो लोग सीधे रूप से इन संस्थाओं से नहीं जुड़ पाते, वे लोग इंटरनेट की सहायता से संबंधित संस्थाओं की वेबसाइट या ब्लॉग आदि पर जाकर वांछित कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। अतः सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम बहुउपयोगी वाला सिद्ध हो रहा है। इस पर रखी गई वेबसाइटें भाषा को वैश्विक परिदृश्य में प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। स्त्री, पुरुष, अबाल वृद्ध सभी के लिए यह माध्यम सूचना का भंडार साबित हो रहा है। हिंदी की बढ़ती वेबसाइट इस ओर संकेत कर रही है कि वैश्विक स्तर पर इनकी कितनी मांग है। इसके अनुरूप हिंदी भाषा वैश्विक परिदृश्य में अपना प्रसार कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के आर्थिक और सामाजिक वातावरण में स्वस्थ प्रगति का एक प्रेरणा स्रोत है। इसे विस्तार देकर बाजारवाद पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का वर्चस्व बढ़ाना होगा। आज हिंदी में शब्द संसाधन, अंक संसाधन, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और प्रशिक्षण का कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी की हैं, ऐसे में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा तथा उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आदि अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन सबकी सफल प्रयोग से हिंदी व देवनागरी लिपि विश्व मंच पर आसीन हो रही है। आज हम अगली सदी और सहस्त्राब्दी मिलेनियम की दहलीज पर खड़े हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें और उनका सामना करने के लिए आवश्यक उपाय करें। इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव आप सभी विद्वजों के सामने
रखना चाहूंगी। मुझे विश्वास है कि यदि हमने इन सुझावों और प्रस्तावों के अनुरूप अपनी कार्य योजना बनाई तो नई सदी और सहस्त्राब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी, देवनागरी लिपि और हिंदी का सामर्थ्य, इसका भविष्य निश्चय ही उज्जवल होगा। मेरे सुझाव और प्रस्ताव इस प्रकार है। पहला सुझाव और प्रस्ताव है हिंदी के प्रमुख गौरव ग्रंथों यानी कि क्लासिक्स को चिन्हित करना और उन्हें सीडी के रूप में उपलब्ध कराना। दूसरा सुझाव और प्रस्ताव हिंदी में OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का निर्माण करना। तीसरा सुझाव और प्रस्ताव मेरा है अधिक से अधिक वेब ठिकानों में यथासंभव आधिकारिक सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराना। और मेरा चौथा सुझाव प्रस्ताव हिंदी में स्पीच इनपुट आउटपुट सिस्टम विकसित करना। और पांचवा मेरा सुझाव और प्रस्ताव जो कि अंतिम है, पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर साधित मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास। अब मैं अपना वक्तव्य एक छोटे से कथा के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगी। एक समय की बात है, रास्ते पर एक बच्चा अपनी मुट्ठी में एक छोटे से पंछी को बंद कर खेल रहा था। उसने देखा सामने से मुनीम जी जा रहे हैं। वो भाग भाग कर उनके पास गया और बोला, मुनीम जी, मेरी मुट्ठी में जो पंछी है वो जिंदा है या मरा हुआ है? मुनीम जी सोच में पड़ गए। अगर कहा कि पंछी जिंदा है तो वो उसे मसल देगा और पंछी की मौत हो जाएगी। अगर कहा कि पंछी मरा हुआ है तो वो मुट्ठी को खोल देगा और पंछी उड़ जाएगा। मुनीम जी ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया और कहा, बेटा, इस पंछी का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ, इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी, देवनागरी लिपि और हिंदी का सामर्थ्य, इसका भविष्य हम सभी के हाथों में है। धन्यवाद।